यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी और सहकारिता मंत्रालय जिसको वो अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ समिट के इस स्टेज पर आज। और मैं तहे दिल से खास आपका धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि टाइम्स नाउ अपने 20वें साल में प्रवेश कर चुका है और 20 साल भारत को आगे रखने की जो हमने संकल्प किया था उसी पर हम अग्रसर हैं। अमित शाह जी, आपको आयरन मैन कहते हैं। आपने टेररिज्म का जिस तरह से खात्मा किया, कश्मीर में 4 ग्रुप्स सेपरेटिज्म छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, नक्सलिज्म का आपने खात्मा करने का प्रण लिया है 2026 तक। ये पूरे प्लान आप पहले से अपने मन में तय करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं या जायजा लेते हैं? थोड़ा जनता जानना चाहती है कि आप अपना ये गोल कैसे सेट करते हैं। देखिए नाविका जी, मुझे तो लेगेसी में सब मिला है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके पहले लगभग 30 साल से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, ये तीनों क्षेत्र एक प्रकार से बहुत गंभीर प्रकार की अशांति में घिरे हुए थे। ढेर सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। मैं अब तक की बात करूं तो तीनों क्षेत्र में होकर लगभग 16,000 युवा हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। वो 10 साल पहले 16,000 लोग हथियार लेकर, ऑटोमेटिक वेपन लेकर एक क्षेत्रों में घूमते थे। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का गृह मंत्री कोई भी बनता है तो इसकी पहली ड्यूटी होगी कि एक क्षेत्र को हमेशा के लिए शांत और विकसित क्षेत्र बनाना। और नरेंद्र मोदी सरकार की ये प्रायोरिटी है, प्रधानमंत्री जी की ये प्रायोरिटी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी प्रायोरिटी बन जाती है। इसमें कोई तय कर आना और ऐसा नहीं। जिन लोगों को भारत के भूगोल का परिचय हो, सबको मालूम है कि ये 3 समस्याएं नासूर बनकर भारत के विकास को अवरुद्ध कर रही थी, रोक रही थी। और ये 3 समस्याओं के कारण ढेर सारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाने की जगह नेगेटिव खर्च हो रही थी। तो इसको शांत करना स्वाभाविक रूप से होम डिपार्टमेंट का प्रायोरिटी बनता है। अमित शाह जी, आप चुनाव इस तरह से लड़ते हैं जैसे विपक्ष तय ही नहीं कर पाता कि आपने किया क्या। 3 चुनाव आपने हाल ही में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव। अब आपने कह दिया है कि बिहार, बंगाल, सब जगह आप आने वाले हैं और आपने तो कल पार्लियामेंट में कह दिया कि 15-20 साल तक किसी का कोई चांस ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता? तभी लोग कहते हैं कि सब मैंने पहली बार नहीं कहा है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और उसमें से 10 साल हो गए हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मगर उस वक्त आप लोग शायद इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे। अब थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन इसीलिए शायद विपक्ष कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन सब आपका है, तो आपने अपनी जीत पहले से ही तय कर ली है, चुनाव बाद में होंगे। तो इसमें आपत्ति क्या है? लोकतंत्र के अंदर कोई भी पार्टी का विजय वो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंस होता है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनका आत्मविश्वास नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल केंद्र सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, वहां स्थितियों को बदलने में हमने सफलता प्राप्त की और इसलिए विश्वास आता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं।
बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है, हम कैसे रोक सकते हैं। सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं। फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा, ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहां कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले। उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहां नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। तो डिपेंड्स कौन है। पद का रिस्पेक्ट नहीं है, इंसान का रिस्पेक्ट होता है। ऐसा है नाविका जी, पद के साथ साथ आप कितनी संजीदगी से इस पद का कार्यभार वहन कर रहे हो, इसका भी महत्व होता है। आप कभी भी खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं लीडर ऑपोजिशन हूं, ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट के रूल्स बने आज के नहीं है, कांग्रेस के जमाने से बने। हमारे आने के बाद एक भी रूल हमने नहीं बदला है, पहले से पार्लियामेंट इसी रूल्स से चलती है, इसकी परंपरा है, अध्यक्ष के निर्णय है, ये सब मिल मिलाकर पार्लियामेंट चलती है। और मैं एक सीधी सी बात आपको पूछता हूं, इनकी पार्टी को टाइम दिया गया है नहीं दिया गया, और दिया गया तो वो क्यों नहीं बोले। उनको कोई नहीं रोक सकता, मगर जब आप आओगे तब बोलोगे किसका वक्तव्य चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बिल चल रहा है, कोई क्वेश्चन ओवर है, कुछ नहीं देखना और खड़ा होना। इस प्रकार से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से पालन करना चाहिए। विपक्ष कहता है कि देश में एक अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना, इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर इमरजेंसी बोल रहे, इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है कि जबकि इमरजेंसी नहीं है और आप कहोगे इमरजेंसी है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ऑनर नहीं करते। देखिए, आपके मंच में यहां आकर बैठते तो स्वतंत्रता थी या नहीं थी? नहीं, हम तो बॉयकॉटेड लिस्ट में हैं। नहीं, आप नहीं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, चलो, कौन रोकता है। वो कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देती आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं, और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया, और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया, और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है, ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा?
हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं, वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है, हम क्या कर सकते बताइए? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्फ बताया गया है, उस मंदिर का क्या? ऐसा है, मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी ये कहा है, इन नई वक्फ की प्रॉपर्टियों को और पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट को कहा है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, हम कैसे छीनेंगे? सरकार नहीं कर सकती है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगी। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहां है? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपीजमेंट करते हैं। सौगातें मोदी जो ईद पर भेजी जा रही है वो अपीजमेंट नहीं है? नहीं, इसमें क्या अपीजमेंट है? आपने होली भेजी नहीं, बैसाखी भेजेंगे? कई कार्यकर्ताओं ने भेजा है। आपको इंटरेस्ट सौगाते मोदी में है, आपको मतलब मीडिया को। नहीं, होली की भेजी थी। हमारा तो 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, रामनवमी देखना कैसे मनाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको सिर्फ यही दिख रहा है। आजकल सवाल इस पर उठ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां नीतीश जी असेंबली में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी नेशनल एंथम चल रहा है, चल पड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव की ये जो गठबंधन है ये दुरुस्त है, फर्म है? गठबंधन दुरुस्त है। हमारे सभी के सभी जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला स्तर के संयुक्त सम्मेलन भी हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। हमने बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने ढेर सारे काम भी किए हैं। मैं बिहार लगातार जाता हूं, अभी 29 को भी जाने वाला हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गत समय से भी ज्यादा बहुमत के साथ
वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तमिलनाडु के साथ भी एआईएडीएमके की आपकी जो अलायंस की कवायद है शुरू है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर, अब तमिलनाडु की भी तैयारी है? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके के मित्र और हमारी पार्टी के लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही घोषित होगा देश के सामने आ जाएगा। परंतु वहां डीएमके सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से अव्यवस्था फैली है, इंडस्ट्री वहां से भाग रही, यूथ वहां से भाग रहा है, हायर पे स्केल देकर भी कोई तमिलनाडु में नौकरी करना नहीं चाहता, इतनी अव्यवस्था कर दी है। जो साउथ के का एक जमाने में सबसे प्रोग्रेसिव और डेवलप स्टेट माना जाता था, वो स्टेट आज बिल्कुल तितर बितर होने के कगार पर स्टालिन जी ने लाकर रख दिया, डीएमके ने लाकर रख दिया है। और ये सबसे तमिलनाडु की जनता परेशान है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार चुनाव आने दीजिए, अभी काफी देर है। बहुत सारा जनता का संकल्प जब तमिलनाडु में जाते हैं तो दिखाई पड़ता है। मैं विगत 1.5 महीने में 3 दिन जाकर आया हूं। डिटेल प्रवास किया है मैंने, 4 जिलों में गया हूं। मैं बताता हूं वहां की पल्स जो है ये डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने की। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिला था। किस बेसिस पर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? अब काउंटिंग होगा तो बेसिस मालूम पड़ ही जाएगा, मगर नाविका जी ये लीक कर रखेगा। काउंटिंग के दिन मुझे फोन करिएगा, वहां एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है, इसका कोई हल है? देखिए, एडॉप्ट कर मना किया है, पहले इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। धर्मेंद्र जी ने पार्लियामेंट में इसके डॉक्यूमेंट्स भी बताए। इसके बाद में चुनाव नजदीक आने के कारण जब उनको मालूम पड़ा है कि पब्लिक का गुस्सा करप्शन पर है, अव्यवस्था पर है, और वो परिवारवाद जो उनके बेटे को उनकी जगह बिठाना चाहते, इस पर गुस्सा है, तब जाकर उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं और जनता ये सब जानती है। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं? देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई पीछे हटने की जरूर नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हमने करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु में जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ाया जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो, वो नहीं करते हैं। और मैं उनको पूछना चाहता हूं, सीयूईटी की परीक्षा है, पहले 1-2 ही भाषा में ली जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी, अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम, गुजराती सब में चालू हो गई, तमिलनाडु में नहीं होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू कर दी। उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर अब तक तमिल भाषा में घोषणा नहीं होती थी, अब हो रही है। अब तक सीएपीएफ के एग्जामिनेशन 2 ही भाषा में होते थे, अब तमिल में भी हो रहे हैं, 13 भाषाओं में हो रहे हैं। और उच्च शिक्षा में हमने लगभग 1500 ग्रेजुएशन के पुस्तकों का 13 भाषा में अनुवाद किया है। और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3,66,000 ई कोर्स उपलब्ध है, उसमें से 126 भारतीय बोलियां और भाषाएं हैं। ये क्या आरोप लगा रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि सब मान जाएंगे? हम भी फील्ड में जाएंगे, तमिलनाडु की जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो डीएमके सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तमिल में नहीं पढ़ाती। मैंने आपका एक एक्स पर पोस्ट देखा और उसमें आपने लिखा था कि सेपरेटिज्म हैज बिकम हिस्ट्री इन कश्मीर। हुर्रियत के संगठन द्वारा जैसा नाता तोड़ने की खबरें आई हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद चुनाव भी हुए, अब सेपरेटिस्ट बाहर निकल रहे हैं हुर्रियत से।
जो इलेक्शंस के बाद सरकार आई है उसके साथ तालमेल कैसा है? नहीं, अच्छा है, हमारा तो हर सरकार से अच्छा है। कहाँ अच्छा है सर? हर सरकार से, हमारी ओर से अच्छा ही है। अच्छा, तो शुरू करते हैं बंगाल में ममता बनर्जी से। वो बोलती है, बाकी अन्याय मुझे कागज पर जरा भी दिखा दे कि अन्याय हुआ है, कभी नहीं होता है। पर आपने कल ही कहा पार्लियामेंट में कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, वहां बंगाल की सरकार आपके साथ मदद नहीं दे रही, तो कॉन्फ्रंटेशन तो चलता है। हमारे साथ नहीं है, वो उनको वोट बैंक नजर आते हैं, इसलिए घुसपैठियों को घुसाकर मतदाता बना रही है। वो इनका इंटरेस्ट है, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है। पर भारत, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए भारत में घुसपैठियों को आने देना चाहिए। तो कश्मीर में आपने चुनाव करवा दिए, एक बड़ी सक्सेसफुल चुनाव हुए, सरकार बन गई, अब स्टेटहुड पर सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चली है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम नहीं जीते हैं, जो जीते वो ही सरकार चला रहे हैं। स्टेटहुड का सवाल है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को एक प्रकार से एसेस कर निर्णय लेना होता है। मगर नाविका जी, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, हम स्टेटहुड जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसका टाइम टेबल इस तरह के शो में आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसी मशीन दीजिए तो हम भी ईवीएम की तरह कुछ टीआरपी का बंदोबस्त करें। देखिए, ईवीएम की अंदर से जीत का परिणाम निकालना है तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं, विपक्ष भी सुन ले, बड़ा सरल है। सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक अपने लिए जीने की जगह देश के लिए जीना सीखो, अपने आप ईवीएम जीता देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते, मगर सुबह 6 बजे से लेकर जब तक आपकी नींद न लगे अपने लिए ही जियोगे तो ईवीएम हरा देता है। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के सारे नेता ऐसे ही करते हैं? मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो फॉर्मूला बताया क्योंकि आपने पूछा। आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हुआ, वो राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया। 1 मिनट, ये आपका सवाल ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसा है। प्रिविलेज के ब्रीच की मोशन कोई भी ला सकता है। आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम पार्टी और सरकार को अलग रखते हैं। तो उन्होंने कहा आप सत्यापित करिए, तो मैंने कहा मैं सत्यापित करूंगा। अब शाम को 8 बजे, बड़ा 7-8 बजे बात हुआ। दूसरे दिन 10 बजे मैं सत्यापित करता हूं या नहीं करता हूं, वो देखिए बगैर वो प्रिविलेज का मोशन लेकर आ गए। साइमल्टेनियसली मैंने भी 11 बजे, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था जो बताता था कि 1948 से 86 तक प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पदेन मेंबर होते थे, वो डॉक्यूमेंट बता दिया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा। इसके कारण उनकी प्रिविलेज मोशन रिजेक्ट हो गई, कर दी गई है नहीं, मेरिट्स में रिजेक्ट हुई। और इन्होंने आपत्ति भी नहीं ली, सिर्फ आप आपत्ति ले रही हो। तो आप डिटेल नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री के जो रिलीफ फंड में लेखा जोखा है वो डिटेल बताना नहीं चाहते? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड कांग्रेस के जमाने में बना था, इसका ऑडिट नहीं होता था। हमने पीएम केयर फंड बनाया है, इसका ऑडिट भी होता है, लेखा जोखा भी होता है और इसको संभालने वाले आईएएस अफसर होते हैं, हम लोग नहीं संभालते हैं।
भारत सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। जो चुनकर आएगा वो उसका मेंबर रहेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नहीं रखा है। हमारा कामकाज ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट भी होता है और पूरी दुनिया के सामने ऑडिट उजागर भी होता है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से हम बैलेंस शीट भी सबमिट करते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सवाल उठाए थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले थे। पहले उसमें चीफ जस्टिस होते थे, अब नहीं होते। तो मैं पूछना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस को हटाने का आपका रीजन क्या है? देखिए नाविका जी, मेरी कम से कम आपके तो रिक्वेस्ट है कि ऑपोजिशन जो बोलता है इसको फेस वैल्यू पर मत लीजिए। इस गंभीर प्रकार के लोग नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। कांग्रेस के जमाने से कोई कमेटी नहीं थी, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट, कोई कमेटी भी नहीं थी। फिर कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसके लिए कानून लाना चाहिए और जब तक कानून नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेटी रहेगा। ठीक है, हम कानून लेकर आए और कानून के तहत हमने कमेटी बनाई कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और कोई एक मंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उनकी कमेटी होगी। और इसके नीचे पैनल बनाने के लिए 1.5 साल जो एप्लीकेशन आएगी उसमें 9 सचिवों की कमेटी बनाई, सेक्रेटरीज की। वो उसको शॉर्टलिस्ट कर एक पैनल देगी। पैनल में से ऊपर जो कमेटी बैठेगी एक सिलेक्ट करेगी। फिर इसको चैलेंज करा, कोर्ट में मामला गया। कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मामले को जब सीज किया तब उन्होंने कहा तब तक ये अपॉइंटमेंट न हो ऐसा ऑर्डर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई स्टे नहीं देते, हम कानून पर विचार करेंगे, तब तक अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद में हमने मीटिंग बुलाई और ऑर्डर करा। अब इसमें हमने किसको निकाला, क्या निकाला? ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट था। उन्होंने हमें कानून बनाने को कहा था तो कानून हमने बना दिया। लेकिन परसेप्शन तो यही है कि एक सरकार के परसेप्शन तोड़ने के लिए तो मैं आया हूं। गलत परसेप्शन चल रहा है। मैं फिर लौटती हूं उसी सवाल पर, क्योंकि एक परसेप्शन यह है कि एक कमेटी जो चूज करेगी इलेक्शन कमिश्नर, उसमें 2 एक ही पार्टी के, एक ही सरकार के सदस्य होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप पहले ही मेजॉरिटी में हैं, मीटिंग करें या ना करें आप ही की चॉइस बनेगी। फिर तो कल आप कहोगे कि कैबिनेट सचिव भी एक ही पार्टी का आदमी तय करता है, गृह सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी एक ही पार्टी, वित्त सचिव भी एक ही मिनिस्टर तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है। ऐसे कैसे होता है देश? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होने के साथ ही उसको संवैधानिक संरक्षण मिलता है, उसकी स्वायत्तता तय होती है। और इसी तरह से अगर हम सब पर शक करते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो स्पीकर भी एक पार्टी से चुनकर आते हैं, एक ही पार्टी से चुनकर से। कोई चीफ जस्टिस बनता है तो पहले लॉयर होता है, अनेक लोगों के केस लड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं है। मगर जब वो शपथ लेता है संविधान की, तो संविधान की शपथ लेने के साथ ही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलिटी के साथ काम करने के लिए अनेक अधिकार दिए हैं। इतनी शंकाओं से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। लेकिन तो आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे कि इसने कभी भाजपा को वोट दिया था। ऐसे नहीं हो सकता। जब कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी एक पद पर बैठता है, पद के अपने दायित्व को समझता है, इसकी शपथ लेता है, तो अपने आप न्यूट्रलिटी आती है। न्यूट्रलिटी आप कह रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से। वो तो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, ब्यूरोक्रेसी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसे देश में चुनाव कराने हैं और सिर्फ एक पार्टी को नहीं उसमें इन्वॉल्व करना है, देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी। जी ये एंडलेस है। बाद में कहोगे किसी ने तय किया, तो क्या इसे भाजपा के समय में वो मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी था तो अब भाजपा का काम करेगा, इसके समय में इसके मंत्री के नीचे काम करते थे तो उसका काम करेगा, कोई भी सिलेक्ट करेगा। आप भी करोगी तो भी यही आरोप लगेंगे। व्यवस्था पर, कानून पर
और व्यक्ति की निष्ठा पर ही भरोसा करना पड़ेगा अंततोगत्वा। और सारे इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, मैं तो अपोजिशन में भी रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ढंग से सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर फैसला लेता है जी, और तब जाकर कोई फैसले चाहे पद्धति में परिवर्तन के हो या चुनाव की आचार संहिता बना, तब जाकर फैसले होते हैं। आप कह रहे हैं कि कानून से व्यवस्था से चलते हैं। अब कानून और व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। आउट हाउस में जलते हुए गांधी जी मिलते हैं। अब इस व्यवस्था पर आप चाह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता विश्वास करे, इसका क्या हल है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने इसको संज्ञान में लिया, एक कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है। जो भी डॉक्यूमेंट वो दिल्ली सरकार से, दिल्ली की पुलिस से और फायर ब्रिगेड से मांग रहे हैं, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब न्यायपालिका में कोई इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जजों की कमेटी इसका फैसला करेगी और फिर ये सार्वजनिक करेगी। तो मुझे लगता है हमने कमेटी का जो फैसला आएगा इसकी राह देखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वहां जो बोरों में पैसे थे वो पुलिस ने देखे, फायर ऑफिसर ने नहीं देखे। फायर चीफ ने कहा कि हमें तो कोई पैसे नहीं दिखे, कोई पंचनामा नहीं है। नाविका जी, फायर चीफ ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सीज क्या किया है वो क्या इसमें नील किया है, क्योंकि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। सीजर कैसे हो सकता है? एफआईआर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद रजिस्टर हो सकती है। तो सारे पैसे जल गए। दिल्ली पुलिस ने आपको तो रिपोर्ट दी होगी। चले नाविका जी, आपका पर्पस क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कमेटी के रिपोर्ट की ही राह हमें देखनी पड़ेगी। ट्रांसफर क्या हल है? जज को ट्रांसफर किया गया है इलाहाबाद, वहां पर वो भी मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देश का कॉलेजियम करता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है। तो सवाल फिर पूछती हूं आपसे, जो सवाल कई बार उठता है कि आपकी जब से सरकार आई है तब से ना विपक्ष को बोलने दिया जाता है, ना विपक्षी स्टेट्स को फाइनेंशियल, जो फेडरलिज्म के तौर पर उन्हें पैसे मिलने चाहिए वो मिलते हैं। एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि उनको पैसे नहीं मिले हैं। मैं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में हर राज्य को, सिर्फ एक पक्ष नहीं, हर राज्य को कितना पैसा मिला है इसका कल ही एक टेबल आपको भेज दूंगा। आप बताइएगा जरा आपकी चैनल पर। ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, और आप भी रिसर्च करोगी तो मालूम पड़ जाएगा। बजट में, और आपने कल ही एक अनाउंसमेंट किया कि सहकारिता डिपार्टमेंट की तरफ से अब टैक्सियां भी चलेंगी। ये क्या सरकार की टैक्सियां हैं? नमो टैक्सी होगी? ये क्या है कुछ ये नया स्कीम जो है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि सरकार टैक्सी चलाएगी। मैंने ऐसा कहा कि एक कोऑपरेटिव संस्था बन रही है जो कोऑपरेटिव बेसिस पर टैक्सी देश भर में चलाएगी, जिसमें 2 व्हीलर भी होगा, 3 व्हीलर भी होगा और 4 व्हीलर भी होगा। वो कोऑपरेटिव संस्था कर रही है। भारत सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। मैंने इंफॉर्मेशन दिया। मैंने ये भी कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस के क्षेत्र में आगे आ रही है। तो अब इसमें सहकार और सरकार, जो अंग्रेजी में पढ़े हैं उनको जल्दी मालूम नहीं पड़ता है, इसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा किया आपने पूछ लिया। तो आज सरकार मतलब गवर्नमेंट और सहकार मतलब कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव्स चलाएंगे। वो तो कोई भी चला सकता है नाविका जी, आप भी चला सकती हो टैक्सी। बिल्कुल, अब यही करना बाकी रह गया, यही करेंगे। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले।
जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। आपके अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि अब तो कोalition की वो हम पर छोड़ दो ना थोड़ा बहुत तो फिर टाइमलाइन बता दीजिए, यूसीसी कब तक? 11 साल हो गए। देखिए नाविका जी, यूसीसी बहुत बड़ा एक सामाजिक और एक प्रकार से करोड़ों लोगों की जीवन को छूने वाला कानून है। हमने उत्तराखंड में एक निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने एक रिपोर्ट दी, जिसको उत्तराखंड सरकार ने एडॉप्ट कर लिया। अब इसकी रिलीजियस स्क्रूटनी होगी, लीगल स्क्रूटनी होगी, और इसके बाद एक सुझाव भी आएंगे। इस सारों को समाहित कर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी रूल्ड सब स्टेट के अंदर यूसीसी आएगा। गुजरात ने भी अब कमेटी बना दी है और भी स्टेट इसका स्टडी कर रहे हैं। तो कोई टाइम टेबल नहीं है, जैसे जैसे स्टेट स्टडी पूरा करता जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हम यूसीसी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लेकर आएंगे। और मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के इस कालखंड में मैं कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का सवाल है कि दीनदयाल जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अडवाणी तक जितने भी वादे थे वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर एक कालखंड में पूरे कर दिए। इस कार्यकाल में यूसीसी भी होकर रहेगा? इस कार्यकाल में 29 तक में यूसीसी भी होकर रहेगा? नहीं, यूसीसी कहाँ इस कार्यकाल में करना है, उसके पहले भी हो सकता है। तो चालू है, ऑनगोइंग प्रक्रिया है। अभी उत्तराखंड सरकार ने इसके रूल्स फ्रेम करे हैं। कानून और रूल्स सभी हमारी राज्य सरकारें स्टडी कर रही हैं, अपने अपने डिजाइन के हिसाब से आगे बढ़ेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कई समय से आप इसको अपोज करते रहे हैं, आपकी पार्टी अपोज करती रही है। ये 1991 में 1991 में आया था, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है 6 बार एक्सटेंशन के बाद भी सरकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट में रख नहीं रही है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इसमें देश के गृह मंत्री नाते कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता। और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। सभी पक्ष अपना अपना पक्ष जरूर रखेंगे और उचित समय पर इसको सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आ जाएगा। इतना तय है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा इसका हम पालन करेंगे। लेकिन सरकार अपना पक्ष ही नहीं रख रही, आपने माइंड मेकअप नहीं किया? रखेगी ना नाविका जी, चर्चा होती है, डेमोक्रेसी है, फैमिली नहीं चलाती है, हमें विस्तृत चर्चा करनी पड़ती है। चर्चा बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो गई जी? मामला भी गंभीर है। एक और मुद्दा है जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त टेंशन दे रहा है, वो है डीलिमिटेशन का मुद्दा। साउथ की डीएमके ने उठाया है, तमाम साउथ के राज्य कह रहे हैं कि उन्होंने पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया तो इसकी उनको सजा मिलेगी, क्योंकि जब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी और आप 543 सीट से पार्लियामेंट लोकसभा को 750 सीट्स करेंगे तो उनका हक मारा जाएगा। देखिए नाविका जी, 2026 में तमिलनाडु में चुनाव है। अब मुझे बताइए कि अगले 5 साल इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया, और अभी क्या हुआ है तो उठाएंगे? सिर्फ चुनाव है इसलिए उठाते हैं। आज 2026 में डीलिमिटेशन का मामला उठाने का तर्क क्या है? क्या सरकार ने डीलिमिटेशन एक्ट लेकर आई है? क्या नहीं लाई है?
क्या सरकार ने घोषणा करी है कि इस पद्धति से हम डिलिमिटेशन करेंगे? नहीं करी है। तो 5 साल आप चुप कर कर भ्रष्टाचार कर कर घर भरते रहे, जब हारने की कगार पर आ गए तब डिलिमिटेशन, लैंग्वेज, ये सारे इश्यू उठा रहे हो। तमिलनाडु की जनता समझती नहीं है। फिर भी जब उन्होंने उठाया तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये नीति है, मोदी जी की नीति है। डिलिमिटेशन जब भी होगा किसी को 0.001% भी अन्याय नहीं होगा। कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी रोज डिमांड करते हैं, आपका इस पे क्या डिसीजन है? देखिए, राहुल गांधी जी का तो ऐसा है कि किसी ने कुछ लिख कर दे दिया इससे चुनाव जीत जाएंगे तो वो बोलते रहते हैं। कास्ट सेंसस का अब तक का इतिहास है, जाति जनगणना 1947 से देश आजाद हुआ तब से 2013 तक जितनी कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने इनके खिलाफ रिजोल्यूशन किया है। कांग्रेस ने ही विरोध किया है। दूसरी बात, 2013 में एक सामाजिक सर्वेक्षण कराया गया, उसमें जाति की गणना की, इसको जस का तस छोड़ दिया। 11 में कराया मगर उसको जस का तस छोड़ दिया, रिजल्ट भी नहीं, क्योंकि 48 लाख जाति आ गई थी। अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कर सकते हैं, उपजाति क्या होती है, सारी चीजों पर अभी काम कर रहे हैं। जैसे ही तय हो जाएगा हम सार्वजनिक करेंगे उसको। पर जाति जनगणना होगी, मैंने क्या कहा, किस प्रकार से जनगणना करेंगे वो जैसे ही तय हो जाएगा हम इसको सार्वजनिक करेंगे। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मेरिट का आइडिया सही नहीं है, रिजर्वेशन। मुझे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी ही लगती है, वरना ऐसे ऐसे अध्यक्ष मेरिट नहीं देखते। तो आप समझते हैं मेरिट, क्योंकि मैं नहीं समझता, राहुल जी समझते हैं। लेकिन 4% मुस्लिम रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स है, इस पर आपने और आपकी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है। संविधान में अगर ये अलाउड नहीं है तो आप अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए? देखिए, कोर्ट में जाने के अलावे भी कई रास्ते हैं, और जब पॉलिटिकल पार्टियां कोर्ट जाती है, इससे ज्यादा अच्छी बात है कि जिनका अधिकार मारा जाता है वो कोर्ट में जाए। इससे SC, ST, OBC, जब मुस्लिम आरक्षण आप शिक्षा में लेकर आते हो, नौकरियों में लेकर आते हो, तो ST, SC, OBC सबका अधिकार मरता है। और जब 4% आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता हो तो पूरे राज्य का अधिकार का हानि होता है, क्योंकि फिर बड़े रेट से भी जो टेंडर डालेगा उसको ठेका देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो भरने वाला मुसलमान है। मैं तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्टरों में 4% मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और कीमत के आधार पर देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना चाहिए, ये देश की जनता को तय करना है। और हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को सहमति नहीं देता है। ये जब भी देश की अदालतों में आएगा अपने आप स्ट्रक डाउन हो जाएगा। उनको भी मालूम है स्ट्रक डाउन हो जाएगा, मगर एक लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए किया है। लॉलीपॉप का जमाना है, तो मैं ये पूछूंगी कि एक पिटीशन डाली गई है और पिटीशन में राहुल गांधी की सिटीजनशिप चैलेंज हुई है। अब सिटीजनशिप का लेखा जोखा तो होम मिनिस्ट्री में ही होगा। मगर पिटीशन यहाँ नहीं है ना, कोर्ट में है। नहीं तो वहां बता देंगे ना, अब क्यों चिंता करती हो? नहीं तो आपने तहकीकात तो की होगी। देखिए, मैं इस तरह से नहीं बता सकता किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप के साथ। इसलिए एक बड़ा गंभीर मामला होता है, सबके स्वमान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि वो विपक्ष में है, मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता। कोर्ट जब हमें नोटिस निकालेगा उचित स्तर पर इसका एफिडेविट दायर कर दिया। बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या विचार है? मेरे विचार का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ है। मैं तो गृह मंत्रालय देखता हूं, देश की सीमाओं की सुरक्षा करता हूं। जिनका काम है वो देखे। बीजेपी 2023 से नया
अध्यक्ष डिक्लेयर करने वाली थी, अब तो 2025 आ गया। 2023 ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आप लोग आकलन लगा देते हो, आकलन झूठा साबित होता है जनता में। तो आपने कहा था, आपने नहीं किया, मगर हमने कभी नहीं कहा 2023, कभी नहीं किया, कभी नहीं कहा है। वो हो जाएगा। सबसे रेगुलर चुनाव कराने वाली पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जिला स्तर के चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो एक इकाई है। हमारे यहां बूथों के, लाखों बूथों के चुनाव हो गए, तहसील तहसील भारतीय जनता पार्टी, मंडल के चुनाव हो गए, जिलों के हो गए, स्टेट के भी कमोबेश सब ये 4-5 दिन में डिजाइन है, सब हो जाएगा 80%। तो हमारे चुनाव समाप्ति में तो अध्यक्ष का भी हो जाएगा। 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा? क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सवाल जवाब इस मुद्दे पर उठते हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर में भी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंट्रीब्यूशन को नापने का ना कोई सिस्टम बना है, स्केल के योगदान को नापने की कोई पद्धति है। एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए हो ही नहीं सकता। और 100 साल से करोड़ों लोग ऐसे तैयार किए जो जहां गए, सरकार की नौकरी में गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, राजनीति में गए, मजदूर क्षेत्र में गए, धार्मिक क्षेत्र में गए, जहां गए एक देशभक्त नागरिक के रूप में उन्होंने काम किया है। और संघ का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके नाप की कोई फुटपट्टी ही नहीं है। मैं तो खुद स्वयंसेवक बना हूं, मुझे मालूम है सोच को किस तरह से स्ट्रक्चर, मेरी सोच किस तरह से स्ट्रक्चर हुई है, किस तरह से एक दिशा में गई है। बहुत सारे आयामों को एक साथ रखकर, देशभक्ति को मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर कैसे सोचा जा सकता है, ये मैंने देखा है। अब ये इस प्रकार के सवाल से कुछ पंक्तियों में मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ढेर सारे क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवकों ने देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और देश को 2 प्रधानमंत्री भी दिए हैं। तो संघ का कितना हस्तक्षेप रहता है पार्टी के अध्यक्ष बनाने में? जरा भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। हमारे सरकारेवा ने क्लियर भी कर दिया है कि भाई हर संगठन अपने तरीके से चलता है। परसेप्शन तो ऐसी नहीं है। परसेप्शन से चल सकता है, परसेप्शन से संस्थाएं नहीं चलती हैं, क्योंकि संस्थाओं को लंबा समय चलना होता है। सबसे बड़ा सवाल एक जो बार बार पॉलिटिकली उठकर आता है वो है मणिपुर का सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीकों से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मणिपुर में सिचुएशन जो अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, क्या ये पहले लगना चाहिए था? क्या वहां की वायलेंस में पहले कंट्रोल किया जा सकता था? ये सवाल जरूर उठते रहते हैं, इन पर आपकी राय? देखिए नाविका जी, दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। 2 समुदायों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर एक क्लैश हुआ और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब भी सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं, जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है, रेलवे भी मणिपुर पहुंच गई है और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, इसमें बहुत चिंता करने की अब देश को जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर को हटाना, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना शायद थोड़ा पहले होना चाहिए था? देखिए, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, मगर मैं मानता हूं प्रेसिडेंट रूल लगाकर भी जब तक प्रेसिडेंट रूल को दोनों कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेसिडेंट रूल भी सफल नहीं होता है। इस स्टेज आते ही हमने एक क्षण की देरी नहीं की है,
प्रेसिडेंट रूल लगाया है और अब दोनों समुदायों के बीच में बातचीत भी आगे बढ़ रही है। अमित शाह जी, अंत में यही सवाल पूछूंगी कि आपके अपने लिए अनफिनिश्ड एजेंडा अब क्या बाकी है जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? नहीं, मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। पार्टी का जो एजेंडा है, मेरी आइडियोलॉजी का एजेंडा है, वो ही मेरा एजेंडा है। मेरे जीवन में पार्टी के अलावा कुछ नहीं है नाविका जी। तो एक व्यक्तिगत एजेंडा मेरा कोई कभी नहीं होता है। नहीं तो एक गृह मंत्री होते हुए, एक सहकारिता मंत्री होते हुए हर इंसान देखिए, तो मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के लिए एक एजेंडा तय किया है, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की रचना करना और ऐसा भारत बनाना जो पूरे संसार में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो और पूरे संसार को अपनी संस्कृति, इतिहास और ज्ञान से प्रभावित करे। वो एजेंडा सबका एजेंडा है, मेरा आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा यही एजेंडा है, तो वही कीपिंग भारत अहेड। पूरे भारत का एक एजेंडा मोदी जी ने आजादी के 75 साल में बनाया है, 2047 में महान भारत की रचना करने का। हम सब ने वही एजेंडा के तहत काम करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ समिट पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी, आपने जो अपने विचार हमारे साथ शेयर किए आज भारत को आगे ले जाने के लिए, वो टाइम्स नाउ के लिए भी 20वें साल में हमें एनकरेज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।